आज हम लोग बात करेंगे प्ली बार्गेनिंग यानी कि अभिवाक सौदेबाजी। यह है क्या, इसका प्रोविज़न सीआरपीसी के अंतर्गत कब लाया गया और इसके अंतर्गत क्या होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग का अर्थ होता है अभिवाक के सौदाबाजी। अभिवाक के सौदाबाजी भी एक प्रकार का क्या है तो समझौता है। जैसा कि हमने सीआरपीसी का सेक्शन 320 के अंतर्गत 320 के अंतर्गत कंप्रोमाइज के बारे में बात किया है, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंप्रोमाइज से संबंधित। तो ये दोनों समझौता से रिलेटेड है, लेकिन दोनों के मध्य डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है तो मुख्य रूप से डिफरेंस की बात करते हैं तो सीआरपीसी की सेक्शन 320 के अंतर्गत जो समझौता होती है उसमें अभियुक्त को क्या कर दिया जाता है तो दोष मुक्त कर दिया जाता है, बशर्ते कि अभिवाक के सौदेबाजी के अंतर्गत जो समझौता होता है उस समझौते में अभियुक्त को दोष मुक्त कर नहीं करके यानी दंड में कमी करवाई जाती है, यानी कि दंड में कमी यानी कम दंड से दंडित किया जाता है। तो इन प्रोविजन को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमारा सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी के अंतर्गत चैप्टर 21A के अंतर्गत अभिवाक के सौदेबाजी का प्रोविजन जो है वह दिया गया है, लेकिन यह जो प्रोविजन लाई गई है तो हमारे मूल दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इसका प्रोविजन नहीं था। तो यह प्रोविजन न्यायमूर्ति मलिमथ के सिफारिश पर 2006 यानी कि 5 जुलाई 2006 यानी 5 जुलाई 2006 को सीआरपीसी के चैप्टर 21 में 21A जोड़कर क्या किया गया तो इस अभिवाक के सौदेबाजी को लाया गया। तो मुख्य रूप से यह अभिवाक के सौदेबाजी जो है वह अमेरिकी विधि का देन मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका में अधिकतर मामले जो हैं वह इस आधार पर निपटाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो लंबी प्रक्रियाएं चलती है वाद की, उस प्रक्रिया से बचा जाए और कम समय में उस वाद का निपटारा किया जाए। अतः जिससे कि न्यायालय में पुलिस ऑफिसर को सभी लोगों को यानी कि परेशानी से बचा जाए और न्यायालय के समक्ष ज़्यादा भीड़ ना लगे, ठीक है, और अभियुक्त को पश्चाताप की जो ये है पश्चाताप करने का मौका मिल सके। अतः अभिवाक के सौदेबाजी को किसके द्वारा तो न्यायमूर्ति मलिमथ के द्वारा सिफारिश पर हमारे भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके अंतर्गत लाया गया। अब यह अभिवाक के सौदेबाजी की डिफिनीशन की बात करते हैं, यानी कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफिनीशन क्लॉज दिया गया है, बशर्ते कि सेक्शन 2 में यहाँ पर अभिवाक के सौदेबाजी को परिभाषित नहीं किया गया है। अब अभिवाक के सौदेबाजी को परिभाषित नहीं किया गया है तो इससे संबंधित प्रोविजन जो है वह सेक्शन 265A से लेकर के L तक में बताया गया है। उसका विश्लेषण करने पर अभिवाक के सौदेबाजी की जो परिभाषाएं निकलकर सामने आती है उसको हम लोग देखते हैं। तो अभिवाक के सौदेबाजी एक प्रकार का समझौता है। क्या है तो एक प्रकार का समझौता है जो आपराधिक मामले में अभियुक्त और अभियोजन के बीच होता है। यह किसके बीच होता है तो जैसा कि हमने सेक्शन 320 के अंतर्गत देखा कि ये दो पक्षकार है वाद के, तो दोनों के मध्य होता है। यहाँ भी इन दोनों के मध्य ही होता है, यानी अभियुक्त और अभियोजन यानी जो पक्षकार उसके ऊपर वाद लाता है और जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है, इन दोनों के मध्य होता है। इसमें अभिवाक के सौदेबाजी के अंतर्गत कहा जाता है कि अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है, यानी अपने अपराध किए गए अपराध को एक्सेप्ट करता है, जिस और अपनी प्रतिरक्षा नहीं करता है, यानी अपनी बचाव नहीं करता है, जिससे कि अभियोजन पक्ष जो है उसके दंड में उसके बदले में दंड में कमी लाने का क्या करते हैं सहमत होते हैं, दंड में कमी लाने से सहमत होते हैं। इस अभिवाक के सौदेबाजी का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है कि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके, यानी जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण किया जा सके। अब अभिवाक के सौदेबाजी के टाइप के बारे में बात करते हैं तो अभिवाक के सौदेबाजी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक चार्ज बार्गेनिंग और दूसरा सेंटेंस बार्गेनिंग।
अब चार्ज बार्गेनिंग और सेंटेंस बार्गेनिंग है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चार्ज बार्गेनिंग का अर्थ हो गया कि आरोपित किया जाना। तो न्यायालय के समक्ष जब बात चलती है तो अभियुक्त को जिन जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध किए होते हैं उन धाराओं का आरोपित किया जाता है। तो यहीं पर यानी चार्ज के वक्त ही चार्ज बार्गेनिंग होता है। चार्ज बार्गेनिंग में अभियुक्त क्या करते हैं, तो अभियोजन यानी अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और अभियोजन पक्ष उसके चार्ज में कमी करने की बात कहते हैं और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा दंड, कम से कम जो चार्ज होते हैं उससे चार्ज बनते हैं यहाँ पर। अब दूसरा सेंटेंस बार्गेनिंग होती है। सेंटेंस बार्गेनिंग करने का अर्थ यह है कि जब अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद जब न्यायालय उसको दंडित करती है तो दंड के प्रश्न पर जब सुनवाई होती है तो वहां पर सेंटेंस बार्गेनिंग के अंतर्गत उस अभियुक्त को कम दंड से दंडित किया जाता है। अब कितने कम दंड से दंडित किया जाता है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें 1/4 दंड यानी अभियुक्त अभिवाक्य सौदेबाजी के अंतर्गत यानी कि चैप्टर 21A के अंतर्गत यदि उस मामले का ट्रायल चल रहा है तो उस मामले में जितनी दंड का प्रावधान है, जितनी सजा हो सकती है, उसका 1/4 दंड ही अभियुक्त को दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। अब यह कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं तो इसके बारे में और इसका अपील, जैसे कि यदि चैप्टर 21A के अंतर्गत अभिवाक्य सौदेबाजी के अंतर्गत किसी मामले का निस्तारण हुआ है तो इस मामले का निस्तारण के बाद अपील नहीं की जा सकती है और यह अपील योग्य वाद नहीं होगा। इसके दंड के प्रश्न पर जो सुनवाई हुआ, दंडादेश जितनी पारित हो गई उतना दंडादेश भुगतना ही होगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कहीं भी अपील की बात नहीं कही गई है। यानी अपील की बात नहीं कहने का जो उद्देश्य है इसको देखिए, क्योंकि मामले का त्वरित निस्तारण जल्दी खत्म हो गया, मामले को त्वरित निस्तारित किया गया, कम दंड से दंडित किया गया और अपील होगा तो यहाँ पर न्यायालय की जो कीमती समय है उसको फिर से हंट होगा। अतः इसमें क्या कहा गया है कि अपील नहीं की जा सकती है। अब किनको मिलेगा, तो प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत ट्रायल हैबिचुअल ऑफेंडर का नहीं होता है, या जो यानी कि जो व्यक्ति आदतन अपराधी है उनका ट्रायल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो ट्रायल होगी वह होगी किसका, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति से किसी फर्स्ट टाइम कोई अपराध हो गया है, यानी प्रथम बार कोई अपराध हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ही क्या दिया जाएगा, तो प्ली बार्गेनिंग का लाभ दिया जाएगा। अब प्ली बार्गेनिंग कौन कौन से मामले में नहीं हो सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि दंड की बात, यानी 7 साल से अधिक की यदि कोई दंडादेश पारित की गई है, दंडादेश से दंडनीय अपराध है, तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग का ट्रायल नहीं चलेगा। नेक्स्ट, यदि कोई ऑफेंस एगेंस्ट वीमेन यानी महिलाओं के अगेंस्ट में यदि कोई अपराध किया गया है तो वहां पर भी प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि थर्ड नंबर पॉइंट, यदि 14 ईयर्स से कम यानी 14 वर्ष से लेस देन 14 ईयर्स यानी कम उम्र के बच्चों के साथ यदि कोई अपराध किया गया है, या चौथा नंबर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया गया है यानी कि आर्थिक अपराध किए गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं दिया जाएगा, तो प्ली बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब अभिवाक्य सौदेबाजी से क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभिवाक्य सौदेबाजी से जेल में कैदियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 7 साल की सजा से कम, मान लीजिए 5 साल की 6 साल की सजा होने वाली थी, अब उसको 6 साल की जगह पर 1/4 का बात कहते हैं, तो यानी 1 से 1.5 साल या 2 साल तक की सजा में, यानी कि जेल में कैदियों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कोर्ट में मामलों की संख्या में कमी होगी, यानी मामलों का शीघ्रतम निस्तारण होगा, यानी जल्द से जल्द मामले का निस्तारित किया जाएगा। इसके बाद अभिवाक्य सौदेबाजी से आरोपियों को भी यानी सहजता मिलेगी, यानी आरोपी व्यक्ति को भी कम दंड मिलेगा। इसके बाद पुलिस एवं अभियोजन को भी यहाँ पर कम मेहनत होगी, यानी कि इनको भी इन्वेस्टिगेशन से लेकर के अनेकों प्रकार की भाग दौड़ भरी जो काम होती है उसको नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अभिवाक्य सौदेबाजी का जो सैद्धांतिक आधार है यह क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आईपीसी का सेक्शन 73 एंड 74 पढ़ा है, आईपीसी
आईपीसी का सेक्शन 73 एंड 74 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करती है, यानी एकांत परिरोध की बात करती है। एकांत परिरोध कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति को एकांतवास दे दिया जाता है। वह एकांतवास का जो मेन ऑब्जेक्ट है वह क्या है कि उसको किए गए अपराधों का पश्चाताप कर सके, जिससे कि पश्चाताप करने से उसके मन में दोबारा उस प्रकार के अपराध को करने से क्या हो जाए, तो डर बैठ जाए। अतः इसका भी सिद्धांत सेम है कि यह भी पश्चाताप की भावना से की जाती है कि यदि पहला बार किया गया है, यह अपराध कमिट हुआ है और वह व्यक्ति को यदि अभिभाग के सौदेबाजी के अंतर्गत अपना दंड स्वीकार कर रहा है, अपने जो अपराध को स्वीकार कर रहा है, इससे यह समझा जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है वह अपराध को स्वीकारना, उसका पश्चाताप करना है। ठीक है, दैट्स ऑल।